मैं अभी अतराफ का जायजा ले रहा था कि फजा में एक थरथराती हुई आवाज सुनाई दी। वो चौक वाली मस्जिद के पेश इमाम की आवाज थी। लाउड स्पीकर पर उसकी आवाज चारों तरफ फैल रही थी। वो कह रहा था, आज मस्जिद वीरान है, कोई नमाजी इधर नहीं आया। याद करो, तुम्हारे असलाफ ने तो मैदान जंग में भी कभी नमाज कज़ा नहीं की। इस्लाम के शेदाइयों ने तो संगीनों के साय में भी अपने रब के सामने सजदा किया है। वो कुफर की ताकत से कभी खाइफ नहीं हुए थे। तुम आज बुत परस्तों की ताकत। मैं उस लेफ्टिनेंट और दो फौजियों की तरफ देखने लगा जो राइफलें संभाले एकदम मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि अब पेश इमाम का हशर क्या होगा। चंद मिनट बाद ही मौलवी साहिब की आवाज सन्नाटे में डूब गई और इसके 1 मिनट बाद उस हिंदू लेफ्टिनेंट की आवाज मस्जिद के स्पीकर पर सुनाई दी। गांव वालों, वो कह रहा था, 15 मिनट की मोहलत खत्म हो गई है, तुम्हें 5 मिनट और दिए जाते हैं। अगर तुम लोगों ने उग्रवादियों को हमारे हवाले ना किया तो इस गांव की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। स्पीकर बंद हो गया और उसके 2 मिनट बाद वो मंजर देखकर मैं कांप उठा। वो दोनों फौजी मौलवी साहिब को घसीटते हुए ला रहे थे। मौलवी साहिब के सर और चेहरे से खून बह रहा था। उनकी सफेद दाढ़ी और कुर्ता भी खून से तर था। उनके पीछे आता हुआ लेफ्टिनेंट मौलवी साहिब पर ठोकरें बरसा रहा था। खून में तर होने के बावजूद मौलवी साहिब की जुबान से उफ तक नहीं निकला था, लेकिन फिर दफातन उन्होंने अपने आप को फौजियों से छुड़ा लिया और उनके सामने तन कर खड़े हो गए और फिर फेफड़ों की पूरी कुव्वत से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। करीब खड़े हुए लेफ्टिनेंट ने बड़ी फुर्ती से होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाला और उसकी नाल मौलवी साहिब के मुंह में ठूंस कर ट्राइगर दबा दिया। मौलवी साहिब की खोपड़ी के परखचे उड़ गए। मैं थराक रह गया। मैंने अंगूरी की तरफ देखा। उसने आंखें बंद कर ली थी। अब मजीद इंतजार करना मुमकिन नहीं अंगूरी, मैंने सरगोशी में कहा। तुम जीप वाले गन्नर को निशाना बनाओ, मैं उस लेफ्टिनेंट से निमटता हूँ। तुम्हारा निशाना चूकना नहीं चाहिए। अंगूरी ने आंखें खोल दी। वो मुडीर के साथ पोजीशन लेकर बैठ गई। उसने राइफल की नाल मुडीर पर टिका कर लेफ्टिनेंट का निशाना लिया और फिर हम दोनों की राइफलें बैक वक्त शोले उगलने लगी। मौलवी साहिब को बेदर्दी से हलाक करने वाले लेफ्टिनेंट को चीखने का मौका भी नहीं मिल सका। मेरी पहली ही गोली ने उसकी खोपड़ी उड़ा दी थी। चंद गोलियां जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी लगी थी। उसके साथ एक सिपाही भी ढेर हो गया था। दूसरे फौजी की टांग पर गोली लगी। वो चीखता और लंगड़ाता हुआ जीप की तरफ दौड़ा, लेकिन मैंने उसे 2-3 गज से ज्यादा आगे जाने का मौका नहीं दिया और वो भी ढेर हो गया। मैं दूसरी तरफ मुतवज्जे हो गया। अंगूरी की पहली गोली जीप पर लाइट मशीन गन के सामने खड़े हुए गनर की गर्दन में लगी और वो कटे हुए दरख्त की तरह लहराता हुआ नीचे गिर गया। जीप पर बैठे हुए मेजर ने बदहवास होकर एक तरफ छलांग लगा दी, मगर वो संभल भी नहीं पाया था कि अंगूरी की राइफल की गोलियों ने उसके जिस्म में लातादाद सुर्ख रंग के सुराख बना दिए। दूसरे लेफ्टिनेंट ने जीप की आड़ में पनाह ले ली और चीख चीख कर अपने फौजियों को आर्डर जारी करने लगा और फिर यूं लगा जैसे जहन्नुम का दहाना खुल गया हो। तकरीबन 1.5 दर्जन सब मशीन गनों का रुख हमारी तरफ था। गोलियों की मौसलाधार बारिश थी जिसका रुख हमारी तरफ था। हम झुक कर मुडीर की आड़ में बैठ गए और लातादाद गोलियां हमारे सरों के ऊपर से गुजर रही थी और फिर दफातन गांव की फजा में चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हमारे आदमियों ने भारतीय फौजियों पर चारों तरफ से फायर खोल दिए थे। हम पर भारतीय फौजियों की फायरिंग का दबाव कम हो गया। मैंने एहतियात से सर उठाकर देखा। फौजी फायरिंग करते हुए पनाह की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। उनमें ज्यादातर ट्रक की आड़ में पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे। मुझे जरा उस तरफ आने दो, अंगूरी ने मुझे एक तरफ हटाते हुए कहा। मैं नीचे दुबक कर पीछे हट गया। अंगूरी मेरे और मुडीर की दीवार के दरमियान रगड़ खाती हुई जरा आगे निकल गई और मुडीर पर राइफल की नाल सेट करने लगी। उस वक्त अकब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। वो अफजल अब्बासी था जिसने एक हाथ में सब मशीन गन और दूसरे हाथ में एक थैला उठा रखा था जिसमें सब मशीन गनों के मैगजीन भरे हुए थे। अंगूरी ट्रक का निशाना ले रही थी। फिर उसने ट्राइगर दबा दिया, मगर उसकी राइफल खटखटा कर रह गई। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। अफजल अब्बासी उससे 6-7 फुट के फासले पर बैठा हुआ था। उसने थैले में से एक नया मैगजीन निकालकर अंगूरी की तरफ उछाल दिया। अंगूरी ने राइफल में से खाली मैगजीन निकालकर नया मैगजीन फिट किया और राइफल की नाल दोबारा दीवार पर टिका दी। मैंने गर्दन घुमाकर अंगूरी की तरफ देखा। उसके परली तरफ अफजल अब्बासी भी पोजीशन ले रहा था। अंगूरी की राइफल का रुख अगरचे फौजी ट्रक की तरफ था,
لیکن مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کسی خاص چیز کا نشانہ لے رہی تھی۔ میں نے رائفل کی نال اور ٹرک کی طرف دیکھا اور پھر بات میری سمجھ میں آ گئی۔ ٹرک کا فیول ٹینک اس طرف سے صاف نظر آ رہا تھا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں انگوری، فائر، میں نے مدھم لہجے میں کہا۔ انگوری نے ٹرائگر دبا دیا۔ اس کے فوراً ہی بعد ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ مکان کی چھت بھی لرز اٹھی تھی۔ انگوری کی رائفل سے نکلنے والی گولیاں ٹھیک نشانے پر لگی تھی۔ ٹرک کا فیول ٹینک پھٹتے ہی کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور ٹرک کے پرخچے اڑ گئے۔ ٹرک کے جلتے ہوئے ٹکڑے اخروٹ کے پھیلے ہوئے اور بلند و بالا درخت کی شاخوں میں پھنس گئے۔ کئی جلتے ہوئے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ سیاہ دھوئیں کا ایک مہیب بادل تھا جو اخروٹ کے درخت کو لپیٹ میں لے کر فضا میں پھیل رہا تھا۔ میں بڑی تیزی سے اپنی جگہ سے سرکتا ہوا انگوری کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی عجیب سی چمک تھی۔ افضل عباسی بھی ہمارے قریب آ گیا اور وہ بھی حیرت سے انگوری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انگوری چمکتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یکا یک اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں اس کا کندھا تھپتھپاتا رہا اور پھر اسے اپنے سے الگ کر کے چوک کی طرف دیکھنے لگا۔ دھوئیں کا بادل اب درخت سے اوپر فضا میں پھیل رہا تھا کہ کچھ جلتے ہوئے ٹکڑے اب بھی درخت کی شاخوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ اخروٹ کا درخت دھوئیں سے بالکل سیاہ ہو گیا تھا۔ درخت کی شاخوں میں ٹرک کے جلتے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ انسانی اعضاء بھی اٹکے ہوئے تھے۔ یہ ان بھارتی فوجیوں کے اعضاء تھے جنہوں نے ٹرک کے پیچھے یا اس کے اندر پناہ لینے کی کوشش کی تھی۔ ٹرک کے ساتھ ان کے بھی پرخچے اڑ گئے تھے اور ان کے جسموں کے اعضاء درخت کی شاخوں میں اٹک گئے تھے اور کچھ چوک میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اس دھماکے کے بعد فضا میں اچانک ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ ہم تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دو آدمی دوڑتے ہوئے سامنے والی گلی سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ افضل عباسی نے ان میں سے ایک کا نام لے کر پکارا، سب کو جمع کرو، ہم نیچے آ رہے ہیں۔ اور پھر دوسرے لمحے ہم تینوں سیڑھیوں کی طرف دوڑے۔ جب ہم گلی میں مکان کے دروازے سے نکل کر چوک کی طرف آئے تو وہاں کئی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ یہ کارنامہ کمانڈر انگوری کا ہے، افضل عباسی نے چیخ کر کہا۔ اگر یہ ٹرک کو نہ اڑاتی تو بھارتی درندے بستی کے لوگوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ فضا کمانڈر انگوری زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بستی کے چند خاص لوگوں کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم بستی میں موجود ہیں، لیکن اب سب کو پتہ چل گیا تھا۔ لوگ بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ مولوی صاحب کی نعش اٹھا کر مسجد میں پہنچا دی گئی تھی۔ مجھے اور انگوری کو افضل عباسی نے جیپ پر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ہمیں آسانی سے دیکھ سکیں۔ اسی دوران اڈے کی طرف سے 2-4 گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی اور اس کے تھوڑی دیر بعد 2 آدمی اس طرف سے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ ان سے ملنے والی اطلاع بڑی دلچسپ تھی۔ جو ٹرک گاؤں کے باہر لاری اڈے پر رکا تھا اس پر 12 فوجی تھے۔ افضل عباسی کے آدمیوں نے ان میں سے 3 کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ 5 اپنی جانیں بچا کر پہاڑیوں کی طرف بھاگ نکلے تھے، جبکہ 4 کو زندہ پکڑ لیا گیا تھا۔ ان 4 کو ہم نے باندھ کر ٹرک میں ڈال دیا ہے۔ کیا کرنا ہے ان کا؟ اطلاع لانے والوں میں سے ایک نے پوچھا۔ ان کے ساتھیوں کی لاشیں بھی ٹرک میں ڈال دو اور ٹرک یہاں لے آؤ، افضل عباسی نے کہا اور دونوں نوجوان واپس دوڑ گئے۔ اس وقت بانی پورہ کے لوگوں میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر بھارتی فوج کی پوری بٹالین بھی اس گاؤں پر حملہ کر دیتی تو گاؤں کے لوگ اسے تہس نہس کر دیتے۔ چند منٹ بعد ہی وہ ٹرک وہاں پہنچ گیا۔ اس پر لگی ہوئی ایک لائٹ مشین گن کے علاوہ ایمونیشن کی 4 پیٹیاں، کئی رائفلیں اور دستی بموں کی ایک پیٹی بھی موجود تھی۔ بھارتی فوجی جب کسی بستی کو تاراج کرنے کے لیے نکلتے تو اپنے ساتھ اتنا گولہ بارود لے کر چلتے جیسے طویل عرصے کے بعد کسی محاذ پر جا رہے ہوں۔ افضل عباسی نے تمام اسلحہ ٹرک سے اتروا کر کسی مکان میں بھجوا دیا۔ لاری اڈے کے قریب 4 مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ اس مسجد کے مؤذن کو اس وقت شہید کر دیا گیا تھا جب وہ فجر کی اذان دے رہا تھا۔ ان کی نعشیں بھی چوک والی مسجد میں پہنچا دی گئی تھی۔ افضل عباسی کا خیال تھا کہ ہمیں اب فوری طور پر گندربل کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی تم فکر مت کرو کمانڈر، اس نے کہا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ یہاں 20-22 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں جن میں 3 آفیسر بھی شامل ہیں۔ ہائی کمان خاموش تو نہیں بیٹھے گی، ہو سکتا ہے وہ آج ہی شام سے پہلے کوئی بڑا حملہ کریں۔ میں نے کہا وہ انتقامی کارروائی ضرور کریں گے، لیکن 1-2 دن اس کی توقع نہیں، افضل عباسی نے جواب دیا۔ وہ یقیناً یہی سمجھیں گے کہ یہاں مجاہدین کا کوئی بڑا گروپ موجود ہے۔ اتنا نقصان اٹھانے کے بعد وہ فوری طور پر حملہ کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے 1-2 دن تک خاموش رہیں۔ اس دوران بارامولہ کی طرف سے ایک پارٹی ہمارے پاس پہنچ جائے گی۔ یہاں کے معاملات ہم سنبھال لیں گے، تم لوگ گندربل پہنچ جاؤ، وہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر ایک لڑکے کو اشارہ کیا کہ ہمیں اس کے گھر پہنچا دیا جائے۔ ہم اس لڑکے کے ساتھ چلتے ہوئے ایک کشادہ گلی میں داخل ہو گئے۔
अब औरतें भी घरों से निकल आई थी। बच्चे भी शोर मचाते हुए घरों से निकल कर चौक की तरफ जा रहे थे। हम उस लड़के के साथ एक मकान में दाखिल हो गए। कुछ देर बाद सईद और अशरफ वगैरह भी पहुंच गए और फिर बातों बातों में ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि फाजिल अब्बासी सईद का हकीकी मामू है और इसलिए सईद घर के जनाना हिस्से में भी आजादी से आ जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद हमारे सामने दस्तरखान बिछा कर नाश्ता लगा दिया गया। उसी वक्त अफजल अब्बासी भी पहुंच गया। नाश्ते से फारिग होते ही हम तैयार होकर मकान से बाहर आ गए। सईद तो एक तंग सी गली में मुड़ गया और हम लोग चौक पर आ गए। गांव के कई आदमी लकड़ियों के जले हुए हिस्से और इंसानी आज़ा के टुकड़े उठाकर दूसरे ट्रक में डाल रहे थे। चारों कैदी फौजी दरख्त के नीचे जमीन पर बैठे हुए थे। उनके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। चंद मिनट बाद ही सईद वो जीप लेकर आ गया जिस पर गुज़श्ता रात हमने हिंदवाड़ा से यहाँ तक सफर किया था। हमने अफजल अब्बासी और दूसरे लोगों को अलविदा कहा और जीप में बैठ गए। जीप फौरन ही हरकत में आ गई। गांव से निकलते ही जीप गरोर की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गई। हम उस वक्त समंदर से 3200 मीटर की बुलंदी पर थे। हमारे एक तरफ नीले पत्थरों वाले फलक बोस पहाड़ थे और दूसरी तरफ ताहद निगाह खूबसूरत वादी फैली हुई थी और उस हसीन वादी के परली तरफ वूलर झील थी। ये पुख्ता सड़क बुलंद पहाड़ों के दामन के साथ साथ श्रीनगर तक चली गई थी। कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मैंने स्विट्जरलैंड नहीं देखा, लेकिन दावे से कह सकता हूँ कि ये वादी स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा हसीन है। कुदरत ने जी भर के इस वादी को फितरी हुस्न से नवाजा है। ठंडी और शफाफ पानी के चश्मे, कदम कदम पर गुनगुनाती हुई नदियाँ और झरने, बर्फ से ढकी हुई फलक बोस पहाड़ी चोटियाँ और उन पहाड़ों के दामन में बहती हुई खूबसूरत आबशारें, पुरसुकून झीलें, लहलहाते खेत, ताहद्दे निगाह फैले हुए सब्जाजार, दरख्तों पर चहचहाते हुए खुश रंग परिंदे और यहाँ पर बसने वाले सादा लोग बाशिंदे जिंदगी के फितरी हुस्न का दिलकश मुरक्का थे। वादी में हजारों अक़साम के खुश रंग फूलों के अलावा अखरोट, खुबानी, अंगूर, सेब और नाशपाती वगैरह के दरख्त बाकसरत हैं। अपने कुदरती हुस्न की बदौलत इस वादी को जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। लेकिन गुज़श्ता निस्फ सदी से मुसल्लत हिंदू साम्राज्य ने वादी की फजा में जहर घोल रखा है। यहाँ फूलों की खुशबू की बजाय फजा में बारूद की बू फैली हुई है। हिंदू गासिब ताकत के बलबोते पर वादी के सादा लोग और मासूम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन कश्मीरी आवाम में अब इतना शऊर पैदा हो चुका है कि वो ज्यादा अरसा तक ये जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जंजीरें अब टूटने ही वाली हैं। मैं अपने चारों तरफ फैली हुई दुनिया की हसीन तरीन वादी को देखते हुए ये सब कुछ सोचता रहा और जीप तेज रफ्तारी से पहाड़ों में बल खाती हुई सड़क पर दौड़ती रही। धूप अगरचे तेज हो गई थी मगर चारों तरफ फैले हुए सब्जे और खुशगवार हवा से गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। स्टीयरिंग के सामने सईद था, उसके साथ वाली सीट पर अनवर बैठा हुआ था। मैं, अंगूरी और अशरफ पिछली सीटों पर आमने सामने बैठे हुए थे। बगैर हुड के जीप पर हम चारों तरफ के नज़ारे बासानी देख सकते थे। उस सड़क पर श्रीनगर और बांदीपुरा के दरमियान फौजी गाड़ियों का गश्त जारी रहता था। ये अंदेशा भी था कि किसी फौजी पार्टी से आमना सामना न हो जाए। भारतीय फौजी हेडक्वार्टर में शायद अभी तक बांदीपुरा पर हमला करने वाली फौजी पार्टी के अंजाम की इत्तला तक नहीं पहुंची थी। अगर इत्तला पहुंच गई होती तो अब तक कुछ न कुछ हो चुका होता और सड़कों पर फौजी गाड़ियां जरूर दंदनाती हुई नजर आती। यूं तो पहले भी ऐसे कई वाकयात रूनमा हो चुके थे जिनमें भारतीय फौजियों को मुजाहिदीन के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन शायद ये पहला मौका था कि किसी एक जगह पर भारतीय फौजियों का इतना भारी नुकसान हुआ हो। जीप एक छोटी सी बस्ती में रुक गई। यहाँ से सड़क दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक सड़क सबल से होती हुई श्रीनगर की तरफ चली गई थी और दूसरी गंदरबल की तरफ। फिर गंदरबल से एक सड़क श्रीनगर की तरफ जाती थी और दूसरी कंगन सोनामार्ग बतियाल 5200 मीटर की बुलंदी पर वाक़े दरा जोजिला और द्रास से होती हुई कारगिल की तरफ चली गई थी। उस छोटी सी बस्ती में पहुंचकर पता चला कि आज सुबह सवेरे चंद मील दूर श्रीनगर रोड पर मुजाहिदीन ने कार्रवाई करके एक फौजी ट्रक तबाह कर दिया था जिसमें 3 भारतीय फौजी मारे गए थे। और मुझे हैरत थी कि इस कार्रवाई के बाद भी इस शहर पर किसी किस्म की फौजी सरगर्मियां दिखाई नहीं दी थी। बस्ती के एक ढाबे पर हमने चाय पी और आगे रवाना हो गए। इस मर्तबा स्टीयरिंग अनवर ने संभाला था और मैं उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया था। हमारा रुख गंदरबल की तरफ था। उस सड़क पर भी किसी किस्म की फौजी सरगर्मी दिखाई नहीं दी, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हुई। भारतीय दरिंदे तो इंतकामी कार्रवाई में जरा भी देर नहीं करते, मगर ये खामोशी नाकाबिले फहम थी। ये सुकूत और सन्नाटा किसी बड़े तूफान का पेश खैमा लग रहा था। सपहर का वक्त था। गंदरबल अब ज्यादा दूर नहीं रह गया था। उस वक्त हम निहायत ही खतरनाक रास्ते पर सफर कर रहे थे। एक तरफ उमूदी चट्टानें थीं और दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहरे खड्ड।
नशेब में ताहद्दे निगाह खूबसूरत वादी फैली हुई थी। मैं पीछे की तरफ मुड़कर अंगूरी से बातें कर रहा था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जीप लड़खड़ा गई। मैं एक तरफ उछल पड़ा। जीप लहराती हुई तेजी से सड़क के खड़ वाले किनारे की तरफ बढ़ रही थी। अनवर ने बड़ी फुर्ती से स्टीयरिंग घुमा दिया। जीप का अगला पहिया सड़क के किनारे से सिर्फ 1 फुट के फासले पर मुड़ गया और जीप लहराती हुई दूसरी चट्टान से टकरा कर रुक गई। हम सब फौरन ही छलांग लगाकर जीप से उतर आए और इधर उधर दौड़कर मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाल ली। मैं चारों तरफ पहाड़ियों में देख रहा था। मेरा ख्याल था कि शायद भारतीय फौजियों की कोई पार्टी इन पहाड़ों में गात लगाए बैठी थी और उन्होंने ही हमारी जीप पर फायर किया था। कई मिनट गुजर गए, कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ, किसी तरफ से फायर नहीं हुआ और न ही आसपास की पहाड़ियों पर कोई नकलो हरकत नजर आई। मैं उठकर खुली जगह पर आ गया। चंद सेकंड बाद अनवर और सईद वगैरह भी सामने आ गए। वो सब अपनी अपनी राइफलें संभाले मोहतात निगाहों से चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन हर तरफ खामोशी थी। सईद जीप का जायजा ले रहा था। उसका आगे बाएं तरफ वाला टायर ब्रस्ट हो गया था और तब अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल आया। जीप का ये पहलू उमूदी चट्टान की तरफ था और जाहिर है उस तरफ से किसी हमले की तवक्को नहीं थी। मुझे ये समझने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ट्रक किसी और वजह से ब्रस्ट हुआ है। शायद कोई नोकीला पत्थर इसका बायस बना हो। हमारे पास कोई फाजल टायर नहीं था, इसलिए जीप को यहीं छोड़कर पैदल आगे जाने का फैसला किया गया। हमने अपनी अपनी राइफलें कंधों पर लटका ली और चट्टान के साथ साथ चलने लगे। तकरीबन 500 गज का फासला तय करने के बाद हम रुक गए। गर गर करती हुई वो आवाज चारों तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी। आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो या तो कोई मुसाफिर बस है या भारतीय फौजी ट्रक जो गंदरबल की तरफ से आ रहा है। हम सईद की रहनुमाई में सड़क छोड़कर एक तंग से रास्ते पर पहाड़ों में दाखिल हो गए और दुश्वार गुजार रास्तों पर चलते रहे। तकरीबन 200 गज आगे जाकर हम एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गए। यहाँ से सड़क साफ नजर आ रही थी और फिर मेरे मुंह से एक गहरा सांस निकल गया। वो 2 भारतीय फौजी ट्रक थे जो गंदरबल की तरफ से आ रहे थे। दोनों ट्रकों पर हैवी मशीन गनें नस्ब थी। दोनों ट्रकों की लंबी सीटों पर फौजी सब मशीन गनें संभाले मुस्तैद बैठे हुए थे। मैंने सईद की तरफ देखा। सईद ने इस्बात में सर हिलाया। दूसरे साथियों को भी हमारे प्रोग्राम से कोई इख्तलाफ नहीं था। हमने फौरन ही मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाल ली। वो दोनों ट्रक जैसे ही सामने पहुंचे, मैंने चीख कर ऑर्डर दिया और हमारी राइफलें बैक वक्त शोले उगलने लगी। अंगूरी मेरे साथ थी और मेरी तरह वो भी ट्रक के अगले टायरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी और हमें नाकामी नहीं हुई। अचानक फायरिंग से ट्रकों के ड्राइवर वैसे भी बदहवास हो गए थे। अगले ट्रक के हमारी तरफ वाले टायर धमाकों से फट गए। ट्रक लहराता हुआ सड़क के खड़ वाले किनारे की तरफ बढ़ा। मैंने उसके अगले पहिए सड़क से उतरते हुए देखे थे और फिर हम उस ट्रक और उसमें सवार फौजियों का अंजाम देखने के लिए वहां नहीं रुके थे। मैंने अपने साथियों को चीख कर हुक्म दिया और हम सब उठकर पहाड़ों में अंदर की तरफ भाग खड़े हुए। सड़क की दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। दूसरे ट्रक के फौजियों ने बदहवासी में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी और फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका सुनाई दिया। सड़क से खाई में लुढ़कने वाला ट्रक अपने अंजाम को पहुंच चुका था। ऊंचे नीचे रास्तों पर दौड़ते हुए हमारे सांस फूल गए और फिर हम एक जगह दरख्तों के साए में रुक गए। करीब ही एक गुनगुनाता हुआ झरना बह रहा था। 3-4 फुट की बुलंदी से गिरने वाले पानी की आवाज मुदर मौसीकी की तरह गुनगुनाती हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर को यहाँ रुक जाओ, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। वो लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे, हम थोड़ी देर यहाँ आराम कर सकते हैं। अंगूरी सईद के करीब एक पत्थर पर बैठी हुई थी। अनवर और अशरफ भी दरख्तों से टेक लगाए खड़े हाँप रहे थे। मेरा सांस भी बुरी तरह फूला हुआ था। 2-3 मिनट गुजर गए। अब मैं अपनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुका था। अंगूरी अपनी राइफल एक तरफ रख कर झरने के करीब पहुंच गई। जिस जगह झरने का पानी गिर रहा था वहाँ एक छोटा सा तालाब बन गया था। वो तालाब के किनारे पर बैठकर मुंह पर पानी के छींटे देने लगी। अशरफ भी उसके करीब जाकर बैठ गया और दोनों हाथों का प्याला बनाकर पानी पीने लगा। हम तकरीबन आधा घंटा वहाँ रुके रहे। रवानगी से पहले भी हमने जीप भर के ठंडा पानी पिया था। इस मर्तबा सईद हमारी रहनुमाई कर रहा था। रास्ता खासा खतरनाक था। हम बहुत मोहतात होकर चल रहे थे, जिससे हमारी रफ्तार भी खासी सुस्त थी। सूरज गुरूब होने से जरा पहले हम एक ऐसी पहाड़ी पर पहुंच गए जिसके दूसरी तरफ नशेब में वसी और इस वादी फैली हुई थी और उस वादी में गंदरबल का वो गांव था जो हमारी मंजिल थी। गंदरबल खासा बड़ा गांव था। रुखसत होते हुए धूप में आबादी से कुछ फासले पर बहने वाले दरिया का पानी चमक रहा था और दूसरी तरफ एक बल खाती हुई सुरमई लकीर सी चमक रही थी। ये वो पुख्ता सड़क थी जो श्रीनगर से गंदरबल होती हुई लद्दाख और कारगिल की तरफ चली गई थी। आबादी हमसे 2-2.5 मील के फासले पर थी।
اور سعید کا خیال تھا کہ ہمیں دوسروں کی نظروں سے بچنے کے لیے رات کے اندھیرے میں بستی میں داخل ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم اس چٹان پر بیٹھ گئے۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سورج بلند پہاڑوں کے پیچھے چھپ گیا اور شام کا دھندلیکا بتدریج اندھیرے میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ ہم اس جگہ سطح سمندر سے تقریباً 3500 میٹر کی بلندی پر تھے۔ دن کے وقت تو موسم بڑا خوشگوار تھا، مگر سورج غروب ہوتے ہی فضا میں خنکی سی آ گئی تھی، جس میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم وہاں سے چل پڑے۔ اندھیرے میں چٹانوں سے اترنا خاصا خطرناک کام تھا۔ میں نے انگوری کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ہم بہت احتیاط سے نیچے اتر رہے تھے۔ سعید، انور اور اشرف ہم سے آگے تھے۔ انگوری کی وجہ سے میں ان سے پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک جگہ ایک پتھر انگوری کے پیر کے نیچے سے نکل گیا۔ وہ لڑکھڑائی، اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ اگر میں فوراً ہی اسے نہ سنبھالتا تو کم از کم 20 فٹ نیچے گر کر اس کی ایک آدھ ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی یا کوئی جوڑ ہل گیا ہوتا۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ مجھے اپنی گردن میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ سعید وغیرہ تقریباً 50 گز آگے ہمارے انتظار میں رک گئے تھے۔ آبادی اب زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی، لیکن ہمیں ایک جگہ پھر رک جانا پڑا۔ ہمارے سامنے بہت گہرائی میں دریا بہہ رہا تھا۔ تیز بہاؤ کی وجہ سے پانی کے شور کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہمارے سامنے رسوں کا ایک پل تھا۔ تیز ہوا کی وجہ سے پورا پل جولے کی طرح جول رہا تھا۔ پل پار کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا، البتہ یہ اندیشہ ضرور تھا کہ دوسری طرف بھارتی فوجی گات لگائے نہ بیٹھے ہوں۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔